दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। पहली बड़ी खबर है, सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा चुनावी फायदे के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही मोदी सरकार। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जोरदार हमला करते हुए आरोप लगाया कि पिछले 8 वर्ष में सत्ता चुनिंदा राजनेताओं और व्यापारिक व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और संस्थाएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों पर हमला किया जा रहा है और चुनावी लाभ के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने को लेकर सामाजिक सद्भाव के बंधन को जानबूझकर तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में एक लेख में लिखा कि पहले स्वतंत्र रही संस्थाएं अब कार्यपालिका का औजार बनकर रह गई हैं, जो पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि परिणाम स्वरूप चुनावी चंदे और उद्योगपतियों से सांठगांठ के जरिए अर्जित धन के बल पर चुनाव परिणामों को विकृत किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां सरकार का विरोध करने वाले किसी भी राजनीतिक दल के अब पीछे लग जाती हैं। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार चुनावी फायदे के लिए मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर रही है। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार पर जमकर भड़के अखिलेश यादव, बोले समाजवादी पार्टी के धरना प्रदर्शन को पुलिस लाठी से रोकना चाहती है बीजेपी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों पर 14 से 18 सितंबर तक 4 दिन विधान भवन पर धरना प्रदर्शन की घोषणा की है। खुद अखिलेश यादव भी एक दिन धरना में शामिल होने वाले हैं। पहले ही दिन सिपाहियों को विधान भवन तक नहीं जाने दिया गया। इससे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जोरदार भड़के। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार लाठी और पुलिस से रोकना चाहती है। सपा नेताओं को सरकार द्वारा रोकना यह साबित करता है कि इन मुद्दों से जनता परेशान है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कई तस्वीरें भी शेयर की हैं। तस्वीरों के साथ ही लिखा है कि आसमान छूती महंगाई व बेरोजगारी और उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के खिलाफ समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन को भाजपा सरकार लाठी और पुलिस से रोकना चाहती है। भाजपा सरकार का ये दमन साबित करता है कि ये मुद्दे सच में जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। सपा जनता के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले सुबह पार्टी विधायकों के घरों के बाहर पुलिस ने पहरा लगा दिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश ऑफिस से लेकर अखिलेश यादव के आवास तक पुलिस का कड़ा पहरा रहा। जिन लोगों ने निकलने की कोशिश की उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई। अखिलेश यादव के साथ ही अन्य नेताओं ने भी सरकार पर जमकर हमला बोला। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में होगा अशोक गहलोत बनाम G23, गांधी परिवार का बाहर रहना तय। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन शुरू होने में 9 दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन पार्टी फिलहाल राहुल गांधी की लीडरशिप में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में बिजी है। इस बीच चर्चा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार का चयन कर दिया है और वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चर्चाएं इस बात की भी हैं कि अशोक गहलोत के मुकाबले शशि थरूर या फिर G23 का कोई अन्य नेता अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय बाद ऐसा होगा जब कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की स्थिति होगी। ऐसा कांग्रेस के इतिहास में 2 बार ही हुआ है कि बागी होकर नामांकन करने वालों को अध्यक्ष पद के चुनाव में जीत मिली हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पुरुषोत्तम दास टंडन ने ही विजय हासिल की थी। हालांकि बोस को महात्मा गांधी और टंडन को नेहरू के विरोध के चलते हटना पड़ा था। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि हाईकमान को लगता है कि अशोक गहलोत गैर गांधी चेहरे के तौर पर परफेक्ट होंगे। इसकी वजह यह है कि वो ओबीसी समाज से आते हैं, राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के भीतर भी उनका बड़ा कद है। सबसे बढ़कर यह है कि वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी तीनों के करीबी नेता माने जाते हैं। ऐसे में उन्हें उतारकर हाईकमान किसी भी तरीके का रिस्क नहीं महसूस करेगा। आपको बता दें कि चर्चाएं तो यहां तक हैं कि 24 से 30 सितंबर के बीच अशोक गहलोत कभी भी नामांकन कर सकते हैं। ऐसा होता है तो फिर एक और घटनाक्रम पर सबकी नजर होगी कि उनके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन होंगे। अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट का नाम चर्चा में जरूर रहा है, लेकिन खुद मुख्यमंत्री अपना उत्तराधिकारी ऐसा चुनना चाहते हैं जो उनका भरोसेमंद हो। ऐसे में अध्यक्ष पद के साथ ही कांग्रेस में राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए भी रार देखने को मिलेगी। कांग्रेस हाईकमान राजस्थान में बैलेंस बनाने के लिए अशोक गहलोत के बेटे वैभव को नए मुख्यमंत्री के अंडर में मंत्री बना सकता है। इसके अलावा अशोक गहलोत को राजस्थान भी भविष्य में भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर खींचतान जारी है।
और बड़ी खबर, राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मनाएंगी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां, अगले हफ्ते पास करेंगी प्रस्ताव। ये आपको बता दें कि कांग्रेस राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए मनाने की आखिरी कोशिश भी नहीं छोड़ेगी। दरअसल सूत्रों ने बताया कि अगले एक हफ्ते में देश की सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव पारित करेंगी। हालांकि राहुल गांधी पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि वो ये जिम्मेदारी नहीं लेंगे। पिछले ही दिनों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष बनने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा था कि जब चुनाव की प्रक्रिया खत्म होगी तब आपको पता चल जाएगा कि मैं अध्यक्ष बन रहा हूं या नहीं। अगर मैं नामांकन नहीं करता तब आप सवाल पूछ सकते हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर आज वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि नया अध्यक्ष चुनने के लिए व्यापक सहमति बनाई जानी चाहिए और किसी भी स्थिति में संगठन से जुड़े मामलों में नेहरू गांधी परिवार का महत्व होना चाहिए। जयराम रमेश ने आगे कहा कि अगर पार्टी अध्यक्ष चुनाव में गांधी परिवार के अलावा कोई और अध्यक्ष चुना जाता है तब भी सोनिया गांधी वो व्यक्ति होंगी जिनकी ओर हर व्यक्ति उम्मीद से देखेगा और राहुल गांधी सदैव ही पार्टी के वैचारिक केंद्र बिंदु बने रहेंगे। जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी उदार और लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं और वो बैकडोर से पार्टी चलाने जैसा काम नहीं करेंगे। जयराम रमेश ने आशंका जताई कि आलाकमान नहीं होने की दशा में पार्टी अराजक हो जाएगी और उसमें उचित अनुशासन नहीं बचेगा। कांग्रेस की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 22 सितंबर को पार्टी अध्यक्ष पद के चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। 24 सितंबर को नामांकन दाखिल किया जा सकता है और यदि यहां पर एक से अधिक उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को इसके लिए चुनाव किया जाएगा। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां प्रस्ताव पारित करेंगी। अगली बड़ी खबर, गोवा कांग्रेस में टूट पर सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से खिसक गई बीजेपी की जमीन। ये आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस विधायकों के पाला बदलने के बाद इस पर सियासत गर्मा गई है। बुधवार को प्रदेश के 8 विधायकों ने कांग्रेस का हाथ छोड़ते हुए कमल का दामन थाम लिया। गोवा कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत हमलावर नजर आ रही है। गोवा कांग्रेस में टूट को लेकर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नहीं पता कि ये विधायक लोभ में या फिर डर से बीजेपी में गए हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने आगे कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की जमीन खिसक गई है। कांग्रेस ने बीजेपी में शामिल हुए विधायकों पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगा वो किस मुंह से उसी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीति को लेकर कांग्रेस ने कहा कि वो स्टंटमैन हैं, वो मोदी से बड़े प्रचार जीवी हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल हुए विधायकों पर जमकर भड़के कांग्रेस के सहयोगी, बोले पैसों के लालच और सत्ता की भूख के कारण हुए शामिल। ये आपको बता दें कि गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की सहयोगी गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने इन विधायकों पर हमला करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक पूरे तरीके से बुरे और लोगों समेत भगवान के भी दुश्मन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और वरिष्ठ नेता माइकल लोबो के नेतृत्व कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक आज बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस जुलाई में इसे रोकने में कामयाब रही थी, लेकिन अब राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा के बीच उनके विधायकों के इस कदम ने कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के प्रमुख और उसके एकमात्र विधायक विजय सरदेसाई ने कहा कि जिन 8 विधायकों ने सभी राजनीतिक औचित्य, बुनियादी शालीनता और ईमानदारी के खिलाफ अपने धन के लालच और सत्ता की भूख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, उन्होंने कहा कि ये सभी विधायक आज शुद्ध बुराई के प्रतीक के रूप में खड़े हैं और उनके इस कदम से गोवा के लोगों की पीठ में छुरा घोंपा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, कोलकाता की सड़कों पर हुए हंगामे पर बोले टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी, यदि मैं पुलिस वालों की जगह होता तो सिर में मार देता गोली। ये आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवन्ना तक भाजपा के मार्च के दौरान स्थिति को संभालने में पुलिस द्वारा दिखाए गए धैर्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि अगर वो पुलिस की जगह होते तो तोड़फोड़ करने वाले बदमाशों को गोली मार देते। बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि तृणमूल नेता एक विशिष्ट गुंडे की भाषा बोल रहे हैं। मजूमदार ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री और अब उनके भतीजे लोगों को खुश होने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस बीच अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का भी मंगलवार को महिला पुलिस कर्मियों द्वारा विरोध किए जाने पर उनका मजाक उड़ाया। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा के प्रदर्शन को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि यदि मैं पुलिस वालों की जगह होता तो उनके सिर में गोली मार देता।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़की ममता बनर्जी, कहा हिंसक प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोलियां चला सकती थी लेकिन सरकार ने बरता संयम। आपको बता दें कि बीजेपी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ नवन्ना अभियान चलाया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला और रैली में गुंडों को लाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी अपनी 13 सितंबर की रैली के लिए बंगाल के बाहर से बमों से लैस गुंडों को लेकर आई थी। हिंसक बीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस गोली चला सकती थी लेकिन सरकार ने संयम बरता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी नवन्ना मार्च में हुए बवाल को लेकर राज्य के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने 19 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करने का समय दिया है। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी के मंत्री के बिगड़े बोल, कहा तृणमूल कांग्रेस के एक समर्थक पर हमला होगा तो बीजेपी के 2 को पीटा जाएगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता और उससे सटे हावड़ा जिले में मंगलवार को बीजेपी के नवन्ना चलो मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प को लेकर टीएमसी विधायक और ममता बनर्जी सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने विवादास्पद बयान दिया है। कूच बिहार जिले के दिनहाटा से विधायक गुहा ने शीतलकुची में पार्टी एक बैठक में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं और अगर उनमें से एक पर हमला होगा तो भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को पीटा जाएगा। उत्तर बंगाल विकास मंत्री गुहा ने कहा कि हमने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अगर मेरे लोगों पर हमला किया जाता है तो हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेंगे। उन्हें याद रखना चाहिए कि यदि उन्होंने हम में से एक को पीटा तो हम उनके 2 को पीटेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से इसी तरीके के बयानों की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कुकृत्यों का जितना अधिक पर्दाफाश हो रहा है उतना ही उनके नेता हताश हो रहे हैं और हताशा में इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद बिहार में जेडीयू और आरजेडी को विपक्षी तेवर दिखाएगी भाजपा, बड़े बदलाव की तैयारी। आपको बता दें कि बिहार में विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 23 और 24 सितंबर को होने वाले बिहार दौरे के बाद भाजपा यहां मिशन मोड में आ जाएगी। राज्य के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ भावी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। इस बीच बिहार बीजेपी के संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना है। बिहार में जदयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अब नई लड़ाई की तैयारी में है। लगभग महीने भर पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बड़ी बैठक कर आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा था। इसके बाद अब अमित शाह बिहार में पार्टी की जमीनी लड़ाई शुरू करने के लिए 23 और 24 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह का यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में होगा जो मुस्लिम बहुल है, इसीलिए भी इसका काफी महत्व है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ये एक सूड़ात भर है, जल्द ही पार्टी के अधिकांश बड़े नेता पूरे राज्य का दौरा करेंगे। अगली बड़ी खबर, योगी सरकार का अपराधियों के खिलाफ चला चाबुक, 66 महीनों में 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां कर ली जब्त। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश के अपराधियों की कमर तोड़ दी है। सत्ता संभालने के बाद से ही योगी सरकार का अपराधियों पर ऐसा चाबुक चला है कि प्रदेश में 66 महीनों में अपराधियों की 4000 करोड़ की अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया है। अतीक अहमद की 959 करोड़ तो मुख्तार अंसारी की 448 करोड़ की अवैध संपत्तियां जब्त हुई हैं। उत्तर प्रदेश के 12 जोन या फिर कमिश्नरी में योगी सरकार का चाबुक जमकर चला। 66 महीनों में 4000 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। गोरखपुर जोन में सबसे ज्यादा 593 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्तियां जब्त की गई हैं। अगली बड़ी खबर, ब्रेकअप के बाद फिर से प्रशांत किशोर से मिले नीतीश कुमार, बंद कमरे में 45 मिनट तक चली मुलाकात। आपको बता दें कि बिहार में सियासी उठापटक के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच में जुबानी जंग चली आ रही थी। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के विपक्षी नेताओं से मुलाकात पर भी जमकर निशाना साधा था, लेकिन अब हवा बदली सी लग रही है। बिहार में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर एक बार फिर करीब आते दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेताओं ने मंगलवार की शाम मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब प्रशांत किशोर का समर्थन भी मिलने लगेगा। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बीते एक हफ्ते से एक दूसरे पर हमलावर थे, लेकिन मंगलवार को ही मुलाकात के बाद अब दोनों के बीच में सब ठीक होता नजर आ रहा है। दोनों ने 45 मिनट तक मुलाकात की, जिससे 2024 के आम चुनावों में सहयोग की अटकलें तेज हो गई हैं।
अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा पीएम मोदी ने चीन को सौंप दी 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन, सरकार बताए कब लेगी वापस। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जहां एक अखबार में आलेख लिखकर मोदी सरकार को घेरा, तो वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को बगैर जंग लड़े 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन सौंप दी। उन्होंने सरकार से पूछा कि वो बताए कि ये जमीन कब वापस ली जाएगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया है कि चीन ने लद्दाख सीमा पर अप्रैल 2020 के पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता ने यह आरोप ऐसे वक्त में लगाया है जब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग इलाके में स्थित पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से अपनी अपनी सेनाएं पीछे हटा ली हैं। अगली बड़ी खबर, सीताराम येचुरी का बड़ा ऐलान। बोले प्रधानमंत्री पद के चेहरे पर सवाल करना अभी बेकार, अभी बीजेपी को सत्ता से दूर रखना जरूरी। ये आपको बता दें कि इन दिनों भारत की राजनीति में विपक्ष प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर लगातार नया प्रयोग कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के अलग अलग राजनीतिक दलों से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सक्रिय नजर आ रही है। इस बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी महासचिव सीताराम येचुरी ने विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2024 के आम चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से भिड़ने के लिए एक आम विपक्षी चेहरे के बारे में सवाल अभी बेकार है और आम चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच में एकता पहले राज्य स्तर पर जरूरी है। माकपा नेता ने कहा कि भाजपा को सत्ता से दूर रखना जरूरी है और इसके लिए प्रयास जारी है। साथ ही ये भी कहा कि राज्य स्तर पर पहले एकता पैदा होगी और हमारी प्राथमिकता धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि आज धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और देश का संविधान खतरे में है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का मजबूत चेहरा कौन हो सकता है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।